अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जहां वसाइल की कमी नहीं, वहीं इंडस्ट्रीज़ के क़याम के लिए मौक़े भी बेशुमार हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि बेहतर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरा जाए और मुल्क की इक़्तिसादी हालत बेहतर करने के मिशन के साथ अपने कारोबार को भी तरक्की दी जाए। महकमा इंडस्ट्रीज़ इस हवाले से सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इस महकमे के सेक्रेटरी एहसान भुट्टा साहब से हम बात करेंगे कि ये महकमा पंजाब में किस तरह से काम कर रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि एहसान साहब के पास जो ड्यूल चार्ज है वो फूड का भी है, सेक्रेटरी फूड भी हैं, तो ये भी उनसे हम बात करेंगे। जो पंजाब में फूड अथॉरिटी है वो अपना काम किस तरह से कर रही है, तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एंड फूड एहसान भुट्टा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इंडस्ट्री की डिपार्टमेंट के हवाले से। तो ये बताएं कि आपकी जो ये इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट है, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं और इसका दायरा कार क्या है? देखिए, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ना 4 कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली 4 कह लीजिए सब सेक्टर हैं। एक तो इंडस्ट्रीज़ है, जिस हम नाम से लग रहा है कि इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करते हैं पंजाब प्रोविंस के अंदर अंदर। दूसरा हमारा जो है ना उसे है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट लेके आना, और ये जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं इनको कोई इश्यूज़ हैं तो कोई बाहर से आना चाहता है, फॉरेन इन्वेस्टर आना चाहता है पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर, हमारा एक अदारा है पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। जी जी। तो वो उसको पूरी हेल्प आउट करता है। फिर जैसे हमारे पास जिस इंडस्ट्रीज़ की बात की तो हमारे पास इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। एक पिडमिक है, पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी, जो पूरे पंजाब के अंदर ना 10 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट आपने देखी है, कायदम इंडस्ट्रियल स्टेट है, रहीम यार खान में है, बहावलपुर में है, मुल्तान के अंदर 2 हैं, भलवाल में है, ये जो कायदम इंडस्ट्रियल स्टेट है मोटरवे के ऊपर वो है, और बिहाड़ी में है। तो ये सारी इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो पंजाब इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कंपनी देखती है। दूसरी फैसलाबाद में हमारी 3 इंडस्ट्री स्टेट हैं, जिसे फिडमिक कहते हैं, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो उसमें अल्लामा इकबाल ये सीपेक के अंडर आता है, V3 है, M3 है, और एक वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियल स्टेट है। तो इस तरह टोटल जो 10 और 3 जो 13 इंडस्ट्रियल स्टेट पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। ये बड़ी वाली इंडस्ट्रियल स्टेट हैं जिसमें कई सारी ना स्पेशल इकनॉमिक जोन्स भी हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन वो होता है जो बाहर से किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, फर्क चाइना है, टर्किश है, या कोई और कंपनी करना चाहती है, तो 10 साल के लिए एग्जाम्पशन दी जाती है टैक्सेस से। इनके मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो 10 साल उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी, और इनकम टैक्स का भी रिलीफ दिया जाता है। तो ये स्पेशल इकनॉमिक जोन है। ये एक इंडस्ट्री का हो गया। एक हमारा अदारा है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ये आपने पिसिक आपने नाम सुना होगा, ब्लू पॉटरी और बड़ी खूबसूरत किताबें आपने देखी हैं। तो वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है ना, छोटी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, उसको कैटर करता है। वो 23 के करीब वो पूरे पंजाब के अंदर वो हैं। तो ये तो इंडस्ट्री का मैंने सिर्फ बताया। एक अब ये सारों को आपने मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, नए इन्वेस्टर के लिए लेके आना, वो पिवट अदारा है पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, जो उनको कोऑर्डिनेट करता है दोनों के साथ इन्वेस्टर को। तीसरा हमारा जो अदारा है वो है स्किल डेवलपमेंट। ठीक है। स्किल डेवलपमेंट टेफ्टा हमारा एक टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी है। तकरीबन 380 के करीब उसके कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट हैं पूरे पंजाब के अंदर। तो ये वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं। तो ये टेक्निकल जो चीज़ है इसमें भी 4 अदारे हैं। ये सिर्फ टेफ्टा नहीं है। देखें, टेफ्टा तो ट्रेनिंग देगा ना, तो इसकी असेसमेंट कौन करेगा? पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि PBTE जो टेक्निकल बोर्ड है ना, वो एग्जामिनेशन बॉडी है, यानी कि सेपरेट है अदर देन टेफ्टा। फिर एक हमारा है रेगुलेशंस किसने करनी है, क्योंकि टेक्निकल अदारे गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी तो है ना। तो पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है। तो ये 2021 में एक्ट बना था, उसके तहत पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राइवेट और पब्लिक दोनों की रेगुलेशंस करने का वो अदारा है। ठीक है। एक हमारा अदारा है PSDF, वो हमारे पास नहीं है लेकिन पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड P&D के अंडर आता है। वो प्राइवेट सेक्टर की टेक्निकल जो एजुकेशन है वो डील करता है। एक PVTC है, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, जो ज़कात डिपार्टमेंट के अंडर आता है। वो जो ज़कात के पैसों से उनको ट्रेनिंग करवाते हैं वो है। इनके 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो पंजाब ये जो हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट स्किल डेवलपमेंट का पोर्शन है, उन सारों को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास टेक्निकल बोर्ड भी है, हमारे पास स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, तो ये रेगुलेशन वाली। तो इसलिए हमारा स्किल डेवलपमेंट का इतना बड़ा कंपोनेंट है। अब आ जाए ये इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बता दिया है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा पिवट भी है। एक लास्ट जो चीज़ है, एक आपने नाम सुना प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पंजाब पाकिस्तान, पंजाब के अंदर भी है। जो तमाम जो गजट नोटिफिकेशन करना, बजट बुक देखें बनाना, या कोई असेंबली से कोई बिल पास होता है, इसकी जो नोटिफिकेशन जो आती है ना, गजट नोटिफिकेशन, वो प्रिंटिंग प्रेस करता है। तो ये भी एक हमारे पास अदारा है।
तो इस तरीके से ना टोटल जो हमारे पास 14 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अंदर। एक हमारा अटैच डिपार्टमेंट है डीजी इंडस्ट्रीज। आपने देखा ना प्राइसेस का बड़ा रोला पड़ा रहता है, सीएम साहब का भी बड़ा फोकस है इस पर कि प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए एसेंशियल कमोडिटीज़ की। तो एक हमारा विंग है प्राइसेस विंग, वो डीजी इंडस्ट्रीज अटैच डिपार्टमेंट है, उसके अंडर आता है। अब ये देखिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का अगर डीजी इंडस्ट्री को जिम्मेदारी दी गई कि आपने कलेक्ट करना है, दे कोऑर्डिनेट अमंग 36 या 40 डिस्ट्रिक्ट जितने हमारे आजकल हो गए हैं, तमाम डीसी से वो लेता है रिपोर्ट्स। एक कीमत एप्लीकेशन बनी हुई है पीआईटीबी के ताउन से, तो तमाम वो डाटा उस पर आता है, कितने फाइन किए, कितने जुर्माने किए, कितनी वायलेशन है, कोई कंप्लेंट है, वो भी उसके ऊपर आ जाती है। उसको रिजॉल्व करने का भी जो मैकेनिज्म है वो कीमत ऐप के थ्रू डीजी इंडस्ट्रीज करता है। अब देखें डीजी इंडस्ट्री कोऑर्डिनेट तो करता है, लेकिन प्राइसेस कौन करेगा? एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आता है, मार्केट कमेटियाँ उसके अंडर आती हैं, तमाम डिप्टी कमिश्नर रोजाना रेट लिस्ट जारी करते हैं ना, वो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता है। तमाम सब्जियाँ, तमाम फल और दालें, तो ये 3 चीज़ें जो एसेंशियल कमोडिटीज़ में यही आती हैं, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना वो भी हमारी जिम्मेदारी है। एक आपका लाइफ स्टॉक है जो चिकन की, मीट की या दूध मिल्क जिसे कहते हैं, उसकी वो प्राइसेस करता है, मैनेज करता है। तो उसके सारी कोई शिकायत आए या उसको कोऑर्डिनेट करना वो भी हमारा डीजी इंडस्ट्री अच्छा, एहसान साहब यहाँ पूछना चाहूँगी कि अगर कोई भी शिकायत आए जिस तरह प्राइसेस कंट्रोल के हवाले से स्पेशली बहुत इशू रहता है और सीएम साहिबा का इस पे फोकस भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपकी ही डिपार्टमेंट एक्शन लेता है इसको और किस तरह से डील करते हैं? जी वो मैंने आपको कहा ना, ये कोऑर्डिनेशन हमने बनाई, कीमत एप्लीकेशन एक है, एक 2 तरीके से। एक तो हमारी कीमत एप्लीकेशन जो पीआईटीबी से मिलके बनाई, कोई बंदा अगर कोई सारिफ है उस पर कंप्लेंट कर सकता है, वो सारे उनके पास मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर जी ऑनलाइन है, जो आएगा और 3 दिन के अंदर अंदर उसकी शिकायत का अजाला करके उसको जवाब देने के भी पाबंद है। डीजी इंडस्ट्री जो हमारा महकमा करता है। एक जो इसका सीएम साहब जब आई ना, इन्होंने का बड़ा फोकस, आपको भी सारों ने देखा होगा, रोटी की कीमत जो कम की है या बाकी चीज़ों पे जो फोकस है, तो इन्होंने एक अपना भी सीएम का कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है। सीएम सेक्रेटरी में पीआईटीबी नहीं बनाया हुआ, एक नंबर दिया हुआ है और जिसे कहते हैं ना यूनिवर्सल एक्सेस नंबर, तो वो उसके ऊपर कंप्लेंट करें तो उसकी शिकायत जो आती है कभी हमें भेज देते हैं, कभी डायरेक्ट डीसी डिप्टी कमिश्नर को भेज देते हैं। तो ये 2 तरीके से जो शिकायत हैं इनका हम जवाब लेकर फिर वो हम उनको मतला कर देते हैं। ठीक है। अच्छा एहसान साहब, स्मॉल स्केल बिजनेस के साथ साथ लार्ज स्केल बिजनेस की तादाद में इजाफा यकीनन सूबे के साथ साथ जो हमारी मैशियत है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा। किस तरह से सरमायाकारों को जो है सहूलत फराहम की जा रही है, क्योंकि सरमायाकारों का एतमाद जीतना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी? मैडम ये जो आपने बात की है ना, मैं ओवरऑल एक आपको पिक्चर देता हूँ, फिर अपनी गवर्नमेंट की बताता हूँ जी। किसी भी मुल्क में, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी हो ना, 4 फैक्टर हैं इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के लिए या कारोबार के लिए। नंबर 1 जो होता है वो होता है कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। ठीक है। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ मुंसलिक है। अगर ये आप पहला कर लें तो मैं समझता हूँ बेहतरी आती है। नंबर 2 जो चीज़ होती है मैडम, वो होता है इनपुट। इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी कॉस्ट या लेबर, ये सारी देखिए ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, इनपुट होती हैं। अगर आपकी एनर्जी जो भी आईएमएफ की वजह हो या कोई और वजूहत हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इतनी महंगी हो जाए तो वो उसको वायबल नहीं रहती। कंपिटेटिवनेस जब तक नहीं होगी तो हम कैसे उनके हम मुकाबला करेंगे दुनिया के साथ। तो सेकंड चीज़ होती है इनपुट। थर्ड चीज़ होती है मैडम स्किल लेबर। स्किल लेबर फोर्स जिस इंडस्ट्री के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है, आप टू डेटेड डाटा के साथ। अगर आप 1975 का ही पढ़ाते रहेंगे कोर्स जो टैप्टा के ऊपर या पीवीटीसी वाले, अगर आप उनको नहीं करेंगे चेंज, तो फिर उसकी लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो हम पूरी नहीं कर सकते। थर्ड चीज़ होगी। और फोर्थ चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो 4 पैरामीटर आर वेरी एसेंशियल फॉर एनी इन्वेस्टर, फॉर एनी बिजनेस टू फ्लरिश इन ए कंट्री। अब आते हैं पंजाब के ऊपर। आपने देखा अब गवर्नमेंट आ गई है, पिछले लास्ट ईयर जब केयर टेकर थी तो उसमें भी थोड़ी सी कंटिन्यूटी हुई, लेकिन वो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद रेगुलर गवर्नमेंट 5 साल मौका मिलेगा ना, तो अपनी पॉलिसी जब लेके आते हैं तो फिर आगे चलता है। अगर एक तो मैंने आपको प्राइसेस की बताई, अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट को कैसे है। पीपीटी एक अदारा है या हमारे जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उसके आपने कैसे मौके देने हैं। आपने नाम शायद सुना हो गारमेंट सिटी जी, ये आजकल बड़ा मशहूर हुआ है। ये गारमेंट सिटी क्या है? ये सीएम साहब का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आप गौर कीजिए, एक हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है और 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट से आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इन्हीं 5-4 जो मैंने पैरामीटर्स है इसको फोकस किया हुआ। कैसे वाला? तो इसके लिए क्या करना है, 1 विंडो या बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर बनाना, यानी कि एक जगह आप एनओसी दें। आपको 10 किस्म के एनओसी रिक्वायर है, एनवायरनमेंट से,
होम डिपार्टमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से, हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट है कोई, या पुलिस से एनओसी लेना है, तो आप एक जगह जमा कराएं, उधर से ही आपको 10 दिन बाद अच्छा, एनओसी मिले ये तो जो क्यों ना हो। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, ओवरऑल यही सारा मॉनिटर करें। देखिए ये 6 हमने इनिशिएट किए हैं, लाहौर के अंदर है, फिर आपका जितने भी आपके इंडस्ट्रियल हब्स हैं ना पंजाब के, वो देखें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, आपका रावलपिंडी और फैसलाबाद, ये 6 इंडस्ट्रियल हब्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। हमने यहाँ से आगाज़ किया है ताकि इनको एनओसी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 10 दिन के अंदर देना। अगर आपने अप्लाई किया और आपको 3 महकमों के रिक्वायर हैं, होम का, एनवायरनमेंट का, और वो आप अप्लाई कर दें, आपको एसएमएस जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर कि इस दिन के बाद आप आ जाएं, या हम आपको पोस्ट कर देंगे अपने एड्रेस के मुताबिक। और ये चीज़ इतनी फैसिलिटी है तो इससे एक बड़ा एहसास बेहतर हुआ है कि आप रेड टेपिज्म से हट के रेड कारपेट के ऊपर हम चले गए हैं। इसे हमने कन्वर्शन का नाम ये, इसका मोटो ये रखा था, फ्रॉम रेड टेपिज्म टू रेड कारपेट। दूसरी चीज़ जो है ना, ये गारमेंट सिटी के हवाले से मैं बताऊँगा, आपको लैंड बहुत महंगी हो गई है जी। इंडस्ट्रियल स्टेट जो है ना हमारी, वो चल रही हैं बेचने के उस क्या मॉडल के ऊपर, यानी कि ये ज़मीन है 5 करोड़ 50 मिलियन, यानी कि 5 करोड़ अगर आप लेंगे 1 एकड़, ये जो हमारी कायदे इंडस्ट्रियल स्टेट है, इसकी ये कीमत है। हर कोई ये आजकल के हालात में इतनी पैसे शायद ना हो लोगों के पास, तो ये दूसरी चीज़ को कवर करने के लिए प्लग एंड प्ले का कंसेप्ट लाया गया कि स्टिचिंग यूनिट्स गारमेंट सिटी के लिए है, जो 625 एकड़ लैंड हमारे पास अवेलेबल है, वहाँ पे बना दे, गवर्नमेंट ही बना दे। अब ये तो बिल्डिंग बना दे CNW फर्ज करें। इसके बाद आप इनपुट की मैंने बात की है, एनर्जी कॉस्ट की बात की है, तो इससे सोलर आजकल कितना आपको पता है सस्ता है, तो वो ऊपर सोलर एनर्जी भी लगा रहा है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट। उसी बिल्डिंग को जो 1+2 आपका स्ट्रक्चर बन रहा है गारमेंट सिटी का, यानी कि शेड्स बनेंगे, मशीनें उन लोगों ने लेके आनी, इन्वेस्टर्स ने। बिल्डिंग जब बन जाएगी दिसंबर तक, जनवरी में बन जाएगी इंशाल्लाह, तो 2 हम इसमें आगाज़ कर रहे हैं। फिर वो सोलर जो है एनर्जी वो लगाएंगे अलॉन्ग विद सोलर एनर्जी, और वो कितना आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ आपकी स्किल्ड लेबर। अब स्किल लेबर मैंने आपको बात की है, वहाँ पे पहली दफ़ा आप देखेंगे इंडस्ट्रियल स्टेट में पहली दफ़ा उधर ही टेफ्टा के तहत हम VTI यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना लें। बिल्डिंग बनी हुई थी, CM साहबा ने विजिट किया, उन्होंने कहा इसी को बिल्डिंग को टेफ्टा का इंस्टीट्यूट डिक्लेयर कर दें, बना दें। तो वहाँ पे आप कल ही हमने वहाँ पे शुरू भी कर दिए, ख़वातीन को सबसे ज़्यादा फोकस किया है। देखें स्टिचिंग यूनिट का फ़ायदा बताऊँ क्या होता है, उसमें आपको लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की बजाय सिर्फ मशीनें वो लानी है, ट्रेंड मैन पावर हो, आप उनको कपड़ा दे दें, उनको बता दें ये मॉडल है, इस तरह बना दें। तो बच्चियां जो हैं गांव की, अगर ये विलेज की, उनके घराने के घराने ये इसके ऊपर काम करते हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप दिया गया, यानी कि घर से लेके आए वो उनको गाड़ी, क्योंकि वो काफ़ी 45 किलोमीटर दूर है ना, तो घर से मर्द हज़रात अगर नहीं है अवेलेबल तो फिर आई ना वो काम पे, तो उनको पिक एंड ड्रॉप भी दें, नंबर 1। नंबर 2, उनको ट्रेनिंग भी वहाँ पे दी जाओ अलॉन्ग विद स्टाइपेंड। 20,000 इज द स्टाइपेंड इस ट्रेनिंग का। तो अब बच्चियों या खवातीन को या घर वालों को जब ये स्टाइपेंड मिल रहा हो और वो ट्रेनिंग भी मिल रही हो और उन्हें पता चले कि आगे इसका फायदा होगा, तो हंस के वो लेके आ रहे हैं। इतना रश है। अभी हमने 3 कमरों से शुरू किया है मॉक रूम्स, ये अगले दिसंबर तक हमारी ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुकम्मल हो जाएगा पूरा। 16 लैब अलॉन्ग विद 16 उसकी क्लासरूम्स होंगी, यानी कि एट वन टाइम आप 500 से 600 लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होंगे, और 2 शिफ्टों में करें तो 1000 से ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा कि ट्रेनिंग आ गई। फिर तीसरी आ जाए, आजकल गर्म मुल्क है हमारा, हॉर्टिकल्चर या एनवायरनमेंट के बेहतरी के लिए जो है वो क्यों है, ये लाहौर में स्मॉग है तो इसलिए तो हम वहाँ पे गए कि लाहौर से हट के हो जाए इंडस्ट्रियल एरिया, तो उसके लिए फॉरेस्टेशन भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया है। वो जो रोड लिंक दिया है, मोटरवे के साथ लिंकेज था गारमेंट सिटी का, 3 किलोमीटर रोड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बना के दिया CNW के तवसत से, तो उसके इर्द गिर्द फॉरेस्ट जो है वो लगा दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया, बड़े पौधे लगाए, छोटे नहीं, ताकि अगले 2 साल के अंदर बड़े बड़े जब बन जाएंगे तो उसके जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन वाला मामला है वो भी हल हो जाएगा। ये आ गया 5वां महकमा। 6वां महकमा है लेबर। अब लेबर देखें, आप रोजाना लाहौर से कैसे लेके जाएंगे, ट्रेनिंग के लिए तो चले कर सकते हैं, तो मिल ओनर की वो रिक्वायरमेंट प्राइवेट सेक्टर, उसको बड़ा खर्चा पड़ जाएगा। वहाँ पे लेबर कॉलोनी बना दी है। हॉस्टल 2, लेबर डिपार्टमेंट। 6वां महकमा लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसके 2 हॉस्टल्स मेल और फीमेल के लिए अलग-अलग पूरी फैसिलिटी के साथ ये शुरू कर दिए गए हैं और फरवरी में मुकम्मल हो जाएंगे। तो एक ऐसा कंसेप्ट गारमेंट सिटी एक मॉडल लेके आए हैं जिसमें 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हैं और उनको और ये जो गारमेंट्स होंगे ये लोकल गारमेंट्स तैयार होंगे या एक्सपोर्ट की क्वालिटी होगी? देखिए ये इतना कुछ गवर्नमेंट जो कर रही है वो इसलिए कर रही है कि एक्सपोर्ट बढ़े। ये वो स्टिचिंग इन्वेस्टर ऐसा आएगा जो रूमी टेक्सटाइल चैलेंज वाले हैं, हाँ, वो एक्सपोर्ट करें, डेनिम वाले हैं, ये लाहौर में बना रहे हैं गारमेंट सिटी के अंदर,
तो उनको हम लेके आएंगे, उनको कहेंगे आप अपने ये करें और एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट से ना फायदा ही है ना मुल्क का, रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा उन लोगों को। जब डॉलर बाहर से आएंगे तो आपका रेमिटेंसीज वो सॉरी ये हमारे एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, तो फिर मुल्क को फायदा होगा। अच्छा, ये हमने बात कर ली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की और लार्जर स्केल इंडस्ट्री की, साथ साथ बीएफसी के हवाले से भी आपने डिटेल से समझा दिया। लेकिन अगर हम गारमेंट सिटी के अलावा बात करें तो फैसलाबाद और सियालकोट इस वक्त मेन हब है इंडस्ट्री का, और बहुत से लोग जो हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज पिछले जो अदवार गुजरे हैं बंद करके, जो भी हम बात कर रहे हैं बिजली और महंगाई की वजह से लेबर महंगी हो गई है। अब जो बात है कि दोबारा से हमने एक ज़ीरो से कैलिंग स्टार्ट करना है, नए जो हमारे सनतकार हैं उनका एतमाद बहाल करना है, तो किस तरह से जो है नए सनतकारों का एतमाद बहाल होगा और किस तरह से नई इंडस्ट्री के क़याम के लिए उनको सहूलियात फराहम की जाएंगी? जो फैसलाबाद की आपने बात की, देखिए जब कोविड आया, बांग्लादेश इंडिया का सारा यहाँ पे आ गया और वहाँ पे मजदूर नहीं मिलते थे आपको ये करने के लिए, यानी कि इतना उधर स्कोप है, इंडस्ट्री मौजूद है। अब जब ये हाई कॉस्ट की बात हुई है तो सारे एनालिसिस किए गए हैं, एक एनर्जी डिपार्टमेंट हमारा है, तो ये उसको जिम्मेदारी दी गई है कि सोलर एनर्जी जो है आप, क्योंकि अब काफ़ी सस्ती हो गई है आपने देखा होगा, तो आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी तो हमें हेल्प आउट करें ना। गवर्नमेंट ने जिस तरह वो 14 आपने देखा होगा 40% शायद वो 2 महीने के लिए रिलीफ दिया है बिलों के अंदर, वो तो एक इंडिविजुअल के लिए, घर के लिए है ना, तो इंडस्ट्री के लिए भी तो रिलीफ होना चाहिए। तो वो इंडस्ट्री एनर्जी डिपार्टमेंट को ये काम किया गया। उन्होंने हमारा जो पिडमिक है और जो लाहौर में और जो फिडमिक है जो फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट हैं तीनों, उनका पूरा डाटा मंगाया और उन्होंने कहा है कि हम आपको यहाँ पे सोलर की एनर्जी लगवा के देते हैं, तो उससे आपका काफ़ी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कम हो जाएगा। एक तो ये है, ये आगाज़ किया है उन्होंने, तो उम्मीद है कि 6 महीने तक ये इसके ऊपर वो काम कर लेंगे और वहाँ पे सोलर एनर्जी भी आ जाएगी और फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी मैडम आपने बात की सियालकोट की, सियालकोट जैसा बड़ा शहर, मैं तो समझता हूँ जितना वो प्रोग्रेसिव लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास जो स्किल है वो शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं है। वो एक छोटा शहर है, लेकिन आप देखें उन्होंने अपना हवाई जहाज अपनी लॉन्च की हुई है, आपका हवाई अड्डा जो है वो उन्होंने खुद अपने पैसों से बनाया है। आप उधर इंडस्ट्री देखें, फुटबॉल देखें, वर्ल्ड कप का जो है वो भी उनका बनता है, लेदर इंडस्ट्री उनकी देखिए। इसका मतलब दे आर एंटरप्रेन्योर और दे नो हाउ टू क्रिएट बिजनेस एंड हाउ टू सस्टेन आल्सो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हम गवर्नमेंट उनको हेल्प आउट करना चाहती है, एक वहाँ पे ना लेदर इंडस्ट्री बहुत है ना, चमड़े की जो है, तो उसका ना वो एनवायरनमेंट में बड़ा पोल्यूशन होता है, तो हमने ना टेंडरीज जो सिटी उन्हें बना के दिया है, यानी कि जितनी टेंडरीज वो ना 270 के करीब शहर के अंदर मौजूद है, छोटी छोटी। हमने उनको एक जगह खरीद के दी, पिसिक जो हमारा पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है उसके तहत, तो वो शहर से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन वो एयरपोर्ट जहाँ पर है वहाँ पे है वो, तो वहाँ पे वो टेंडरीज की बन गई। और अब वो जो डीसी के साथ मिलके हमने उनको कहा कि आप शिफ्टिंग करें, हेल्प आउट गवर्नमेंट बना के देगी, तो उन्होंने बनाया। अब तकरीबन 50 के करीब टेंडरीज वहाँ लग चुकी हैं और बाकी भी ऐसे ऐसे जा रहे हैं। और वहाँ पे चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया में ना बिजली के भी पैसे कम होते हैं, खर्च बिल उसका जो है ना कम होता है इंडस्ट्रियल स्टेट जब डिक्लेयर कर दें। और दूसरी जब आप एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट देते हैं, असल इशू ये था हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं ना उस पर बहुत सारी कंप्लाइंसेज आ गई हैं दुनिया में। आप चाहे फुटबॉल भेजें या लेदर की कोई गारमेंट भेजें या गारमेंट चीज़ भेजें, तो कंप्लाइंसेज जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे दुनिया आपकी एक्सपोर्ट को तस्लीम नहीं करती। उस कंप्लाइंसेज में एक एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट बहुत एसेंशियल चीज़ है, यानी कि ट्रीटमेंट जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीटमेंट करने के बाद आप बाहर भेजें, तो वो भी टेंडरीज के अंदर हमने वो बना के दिया। फेडरल गवर्नमेंट का एक अदारा है, तो उस ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर, वहाँ पे हमने वो टेंडरीज का बड़ा अच्छा किया। एक और सर्जिकल गुड्स सियालकोट तो है ही, एक स्पोर्ट्स हो गया, एक सर्जिकल हो गया, एक टेंडरीज हो गई। सर्जिकल गुड के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पिसिक डिपार्टमेंट को एक प्रोजेक्ट बना के दिया है। और डस्का रोड जो आप रिंग रोड से उतरते हैं ना, जो मोटरवे बनी है, जैसे उतरते हैं उसके एडजेसेंट है, और वो तकरीबन 400 मिलियन की लैंड एक्वायर कर ली है। अगले 2 साल तक उम्मीद है कि उसको ना पूरा एक जो है ना सर्जिकल जो फैक्ट्री लगाने वाली जगह बन जाएगी और लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट ने इनको इनपुट दिया है। और हमारा एक वहाँ पे बाकी जो आपने कहा ना इन शहरों में और क्या कर रहे हैं, एक हमारा टेक्निकल कॉलेजेस उनके हालात के मुताबिक जो आपकी अवेलेबल इंडस्ट्री है, जिस तरह फिल्मिक है फैसलाबाद में, वहाँ पे हमने वो जो है ना वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर टेक्निकल कॉलेज बनाना शुरू कर दिया है टेफ्टा के साथ मिलके। सिमिलरली जो सियालकोट है वहाँ पे भी टेक्निकल कॉलेजेस पहले भी मौजूद हैं, लेकिन जो उनकी चैम्बर की डिमांड है उसी तरह के हम उनको ट्रेनिंग करवा के देते हैं। ठीक है एहसान साहब, अभी टाइम हो गया एक ब्रेक की तरफ, अभी चलते हैं नाज़रीन ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
Ladies and gentlemen, since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. At the same time, in a classic settler colonial project, India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir. Ladies and gentlemen, the Kashmiri people are resolute in rejection of the false Indian identity. The New Delhi seeks to impose upon them very, very severe conditions, and atrocities are being committed every hour. India's policy of brutal coercion and oppression in occupied Kashmir has ensured that Burhan Wani's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. Their heart-wrenching stories remind us that behind every statistic lies a human life, a dream deferred, and a hope shattered. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम पंजाब में किस तरह से नई इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं और अपने सरमायाकारों का जो एतमाद है वो किस तरह से बहाल कर सकते हैं। सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मज़ीद बात करेंगे। अच्छा सेक्रेटरी साहब, BFCs के हवाले से भी हमने बात कर ली है, गारमेंट सिटी के हवाले से भी बात कर ली है, ये भी बड़ी डिटेल से बात हो गई कि सियालकोट और फैसलाबाद जैसे इंडस्ट्रियल शहर में किस तरह से हम नई जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगा सकते हैं, किस तरह से एतमाद बहाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे आपने भी स्टार्ट में CPEC के हवाले से बात की, तो यहाँ पे जो बात है वो इस अमर की है कि हमने सरमायाकारों के एतमाद के साथ साथ उनकी जो सिक्योरिटी है, ना सिर्फ पैसों की बल्कि उनकी जान की, उनके स्टाफ की सिक्योरिटी के हवाले से भी उनका एतमाद जो है वो बहाल करना है। तो इस हवाले से क्या इकदाम हो रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ुसूसन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं ना। अब हमारे जो फिडमिक है फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट, उसमें चाइनीज़, टर्किश, कम से कम 17 मुल्कों के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। सऊदी अरब है, चाइनीज़ है, टर्किश है, ब्रिटिशर्स हैं, हांगकांग की पार्टी है, फिर इस तरह के लोग ना, कतर के लोग भी हैं। तो अब ये जहाँ पे इतने इंडस्ट्रीज और मौजूद हो ना, ये तो वहाँ की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। अब इसमें ना चूँकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तो प्रोवाइड शायद ना कर सके, लेकिन एक SOP बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो नेक्टा है उन्होंने हम इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू हमें जो होम डिपार्टमेंट है उसको दिया है, और वो SOP बहुत क्लियर है। उसमें जब ये चाइनीज़ हों या बाकी फॉरेनर्स हों तो इनकी ना सिक्योरिटी के जब उन्होंने ट्रैवल करना है तो इनके साथ बाकायदा पुलिस की गार्ड और ये सारी होनी चाहिए, ज़रूरी है। दूसरा इनकी जो है ना, जिस तरह CCTV कैमराज हैं या बाकी गार्ड लगाना, और ये है जो फिडमिक हमारा फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट है, इन्होंने 251 तो अपने गार्ड रखे हुए हैं, जिनके पर्सनल अपने इसके ऊपर कंपनीज को हायर करके और उन्होंने वो गार्ड रखा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैमराज सारे लगे हुए हैं और ये सारा कुछ। लेकिन देखें जब चाइनीज़ या इस तरह की, तो इसमें हम ना आप सिर्फ लोकल के ऊपर शायद ना करें, तो उन्होंने ना पुलिस और रेंजर्स, ये भी एक होम डिपार्टमेंट का एक पूरा SOP बना हुआ, उसके मुताबिक उन्होंने किया हुआ है। तो ये पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपने देखा होगा अल्लाह का फजल से पंजाब में ऐसा वाक़या नहीं हुआ। तो हमारी एज ए कौम, एज ए नेशन, एज ए पंजाब के रहने वाले, हमारी जिम्मेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट और तमाम जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट हो और कोई ऐसा अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो। अच्छा, जो लार्जर इंडस्ट्रीज होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए तो जाहिर सी बात है, उनको लाने के लिए जो हमारे बड़े सनतकार हैं उनको हम इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका एतमाद हासिल करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ पे फंडिंग और बजट का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। तो इस हवाले से जो महकमा है उसका क्या किरदार है? क्या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए फंडिंग या बजटिंग वगैरह की जा रही है? कोई फंड्स ऐसे हैं हमारे पास? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की। हमारा पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, उसका काम ही ये है। ठीक है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वो होते हैं जो 250 मिलियन जो से लेके 750 मिलियन, जिनकी ना पूरे साल की जो होती है ना पूरा इनको आउटपुट होता है।
अब ये छोटी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री कह लीजिए ना, जो एक वेल्डर है उसने भी एक दुकान खोलनी है, उसने भी कारोबार करना है, अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो बेचारा कैसे करेगा। आजकल पैसा तो चाहिए ना, कैपिटल। अब बैंकों पे जाएं, आप देखें आज ही कम हुआ ना रेट, 17.5% पे आ गया, वरना 22-25% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर जब आप लोन लेंगे तो सूद बेचारे वो दबे रहते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बहुत अच्छी स्कीम ये पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के तहत की थी। पंजाब रोजगार स्कीम एक चली है, फिर एक कुव्वत के साथ मिलकर एक चली है, तो बहुत सारे 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को ये फ्री देखते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन। अब ये इंटरेस्ट फ्री लोन क्या होता है, वो ये किया गया कि आपने लोन ले लिया है ना, तो जो उसका जो सूद है इंटरेस्ट वो गवर्नमेंट बियर करती है। तो आम पब्लिक जिसने लोन लिया है, स्मॉल इंडस्ट्री वाले ने, कॉटेज इंडस्ट्री वाले ने, उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। किसने वो जरूर वापस करेगा, लेकिन जो काइबोर जिसे कहते हैं, वो जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू उनका एक कोलैबोरेशन है, तो वो बियर करता है। तो इस तरह हमने 10 लाख तक का जो छोटा कारोबार करने वाले हैं, दुकान खोलनी है, वेल्डर या तरखान या इस तरह के लिए वो, या फीमेल ने ब्यूटिशियन को दुकान खोलनी है, अपना स्टूडियो खोलना है, तो 10 लाख के लिए विदाउट किसी गारंटी आप लोन देते हैं। ये पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की एक स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये इसको बियर करती ने दी हुई है। और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जो लोन है वो आप 2 गारंटी यानी कि पर्सनल गारंटी होते हैं उसमें, और वो भी देते हैं। और मैंने जिस आपको जिक्र किया, वो सूद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बियर करती है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इंडस्ट्रीज़ के क़याम के हवाले से बात करें तो निजी शोबे से इश्तराक इस टाइम कितना ज़रूरी है? आप क्या समझते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसकी कितनी अहमियत है? बिलखसूस बैंकिंग सेक्टर में इस हवाले से सरमायाकारों की कितनी मदद जो है वो की जा सकती है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, हम तालीब जाते हैं ना, उसके लिए भी 2 हाथ चाहिए। एक हाथ अगर गवर्नमेंट का, तो एक हाथ प्राइवेट सेक्टर का। जब तक ये इकट्ठे नहीं आएंगे तो कोई भी कामयाबी नहीं हो सकती। तो सिमिलरली जो आपने सवाल किया वो भी यही है कि देखें, इन्वेस्टमेंट करना, जो बिजनेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करेगी और फैसिलिटेट करेगी कि इंटरेस्ट, अगर आपने लोन लेना है बैंकों से तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट बियर कर ले, या फिर आप उनको गाइड कर दें, टेक्निकल ट्रेनिंग करवा दें उनकी स्किल के मुताबिक। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमने आईटी के बड़े सारे कोर्सेज शुरू किए हैं, 6 से 7। ये सीएम साहबा का बहुत अच्छा, सीएम साहबा का बहुत अच्छा, जी वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक एक बैच जो है वो कंप्लीट भी हो गया, अब लास्ट सेकंड बैच स्टार्ट। जी बिल्कुल, ये 2 सितंबर से दूसरा हुआ है। 1000 का पहला था। असल में जो इसमें बताने लगा हूँ, ये वो कोर्सेज हमने चुने थे जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन तो है ही है, लेकिन ये आईटी बेस्ड जब चीज़ें होती हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये ना मैं 2014 में गया बांग्लादेश, मैं एजुकेशन में हुआ करता था। तो आपने ये प्रोफेसर ग्रामीण बैंक के जो यूनुस साहब हैं ना, जो प्रेसिडेंट बने हैं अभी, अबूरी, ये थे वहाँ पर। तो उस ट्रेनिंग पे मैं गया, तो रात को डिनर पे मैंने उनसे पूछा, सर पाकिस्तान और बांग्लादेश की एजुकेशन लेवल में आप क्या फ़र्क समझते हैं? उन्होंने मुझे 3 डिफरेंस बताए, और आज गौर करें आज भी वही हैं। पहली चीज़ क्या कहते हैं पता? पहली चीज़ ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग हमसे ज़्यादा ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जो डिफरेंस है ना वो ये है कि प्राइमरी लेवल यानी कि 5वीं क्लास तक हम अपनी मादरी ज़बान में लैंग्वेज एजुकेशन देते हैं, बंगला में। इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आपने 3 स्ट्रीम रखी हुई हैं, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मदरसा तलीम, तो वहीं पर आपने डिफरेंस कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहते हैं जो एलिमेंट्री लेवल है 6 से 8 क्लास तक मैंडेटरी है बच्चे और बच्ची स्टूडेंट के लिए कि एक ना एक हुनर सीखेंगे स्कूल के अंदर। ये उसने बताया, उसने कहा इसीलिए हमने हुनर लाजमी रखा है। बच्चा है तो साइकिल पंचर, मोटरसाइकिल का पंचर सिखा रहे हैं स्कूलों के अंदर 6ठी से 8वीं में। बच्ची है तो ब्यूटिशियन का कोर्स या इस तरह की सिलाई कढ़ाई और कुकिंग के कोर्सेज हम करा रहे हैं स्कूलों के अंदर, ताकि वो अपने घर में अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकें। कोई सरकार जो है, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो या बांग्लादेश हो, सारों को नौकरी नहीं दे सकती। 64% हमारी पॉपुलेशन है जो 30 ईयर से नीचे है, जिसे यूथ बल्ज कहते हैं। पॉपुलेशन डिविडेंड कहा जाता है। दुनिया के टोटल 5 ममालिक हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये चाइना। तो इसके बाद यूथ बल्ज मौजूद है, इतनी एग्रेसिव और एनर्जेटिक यूथ मौजूद है, तो इसको आपने एक्टिव कैसे करना है जब तक आप ये नहीं देंगे। दूसरा फायदा। तीसरा वो कहता है 8वीं से 10वीं तक की जो क्लासेस हैं हाई लेवल की, उसको हायर स्किल्स हम मैंडेटरी रखी हुई है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये है मैडम, ये जो स्किल एजुकेशन को आपने इकट्ठा कर दिया, कपल कर दिया फॉर्मल एजुकेशन के साथ। हमने अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन जो फॉर्मल वाली उसको साइड पे रखा हुआ है, स्किल एजुकेशन को हम परवाही नहीं करते। जब तक आप ये नहीं करेंगे, ये तो बताया दूसरा उन्होंने ना, जो ग्रामीण बैंक के प्रेसिडेंट साहब जो यूनुस साहब हैं उन्होंने।
तीसरी चीज़ कहते हैं हमने अपनी जो यूथ है ना 64% जो यूथ है, जिसमें से 30% जो है ना आपका 34% जो है वो जो 20 से 30 साल तक की उम्र है, जिन्होंने काम करने की एज में आ जाते हैं, इन लोगों को हमने ना मसरूफ़ रखा है। मैंने कहा वो सर कैसे? आप आज भी बांग्लादेश में जाए ना तो आप देखिएगा वो साइकिल रिक्शा चला रहे होते हैं, 2 सवारियां पीछे रखे हैं और वो साइकिल धोती पाई है तो साइकिल चला रहे हैं। क्यों? कहता 10 टके जब जेब में आएंगे ना तो वो उसके घर वाले भी कहेंगे यार कम ठीक कर रहा है। हुनर सीखेंगे तो आप अपने पैरों पे खड़े हो हसन साहब, ये तो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की कि किस तरह से हम जो है दूसरे ममालिक से नई चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी मुकामी सनतों की बात करें तो आलमी मार्केट में मुकाबला करने के लिए क्या सलाहियत होनी चाहिए उनके पास, क्या समझते हैं आप? और क्या आलमी सतह पर तजर्बात के तबादले के लिए भी कोई जो है प्लानिंग चल रही है इस हवाले से? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सपीरियंस से दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। अब आप देखें ये जो आईटी के जो कोर्सेज किए हैं वो इसीलिए तो थे, एआई देखिए, ठीक है, फिर आप जितने कोर्सेज हैं एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के हैं या दूसरे कोर्सेज हैं, सारे वो हैं कि आप घर में बैठ के जो है ना काम कर सकते हैं। अब दुनिया का तजर्बा, आप हमारे जो यंग जनरेशन है ना, पाकिस्तान इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड रिगार्डिंग फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसिंग क्या है? वो आपने कंप्यूटर सीखा है, आपके पास लैपटॉप या घर में मौजूद है, आपको कोर्स आता है और आप उधर घर बैठ के चाइना का माल जो है अमेरिका में बेच रहे हैं और अपना कमीशन ले रहे हैं। दिस इज़ हाउ द दुनिया इज़ इवॉल्विंग। तो हमने ये करना अपनी यंग जनरेशन को, खसूसन बच्चियों को, फीमेल को। अब आप गौर करना, तीसरी चीज़ जो थी ना यामीन साहब वाली, उसमें एक चौथी चीज़ एंटर करें। वो क्या कहते हैं? 59% आवर फीमेल पॉपुलेशन इज अंडर डूइंग द वर्क। इनके काम कर रही हैं। हमारी आबादी बताया आपको ना कि 25% कहते हैं फीमेल आर वर्क फोर्स, उसमें से 24% आपकी एग्रीकल्चर में है, बाकी कितनी है? 1%। क्योंकि आपने बच्चियों को तालीम देने के बाद घर बैठा दिया है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, फीमेल साथ नहीं मिलेंगी और उनको वो ऐसी एजुकेशन नहीं देंगे जो घर के अंदर हालात के आपके सोसाइटी के मुताबिक रह के वो कंप्यूटर के साथ यूज़ करके ना करें, तो मैं समझता हूँ यही ऐसी चीज़ है जिसको हम लेके आगे जा सकते हैं। अच्छा शान साहब, जैसे हम बात करें कि अगर हुकूमत का तसलसल रहे तो हम इंडस्ट्रीज़ में स्पेशली बिजनेस को हम बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। डेफिनेटली इंडस्ट्री ग्रो होगी तो इकॉनमी भी स्टेबल होगी। आपकी नज़र में आइंदा 5 साल में इंडस्ट्रीज़ में क्या तब्दीलियाँ आप देखते हैं इसी तसलसल के साथ? पहली तो चीज़ है, देखें जो जिस तरह इंटरेस्ट रेट है ना, अब जो भी बड़े इन्वेस्टर है ना, उसने अपनी प्लेज करके इन्वेस्ट लेना, कर्जा लेना है और अपनी इंडस्ट्री चलानी है। तो इंटरेस्ट रेट अगर 22% पहले था जो माजी में रहा है पीछे, अब तो 17.5% हो गया है। इंटरेस्ट रेट जैसे डाउन होगा तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कर्जा ले सकेगा और हेल्प आउट करेगा। अब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए हेल्प आउट करनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर वो कर्जा लिया है तो उसका सूद जो है वो गवर्नमेंट पे कर दे, कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए। तो ये आपने देखा। नंबर 2, हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, हमें अब स्ट्रेंथ पे खेलना है। स्ट्रेंथ हमारी एग्रीकल्चर है, स्ट्रेंथ हमारा लाइफ स्टॉक है। तो ऐसी इंडस्ट्री लेके आए ना जो एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के मुताबिक हो। तो वो आप जो है ना, हमने एग्रीकल्चर रखा हुआ है ये चिप्स के लिए या अपने जो खाने पीने की सब्जियों के लिए, आप इसको वैल्यू एडिड क्यों नहीं करते? आप इसको जो आप जैम है या वो जो सारी चीज़ें आप प्रोसेस मीट करके उसके अंदर करें, वो इंडस्ट्री लगाएं ना, उसको प्रमोट करें। मुल्तान देखिए, आपकी ओकाड़ा की बेल्ट देखिए, पूरा आलू सारी दुनिया में जाता है। तो प्रोसेस वीट एग्रीकल्चर यानी कि इंडस्ट्री ऐसी हो और वो आप एक्सपोर्ट करें और उनको फैसिलिटेट करें, उनको स्किल लेबर दे दें। ये 3 ही चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ। बाकी इनपुट वाली मैंने बात आपको कर दी है, यानी कि एनर्जी की रेट कम कर दीजिए, सोलर इनिशिएट कर लें या बाकी चीज़ें कर लें। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करेंगे एज ए पॉलिसी के तौर पे और उसको कंटिन्यूटी मिलेगी तो मैं समझता हूँ तो सनती इनकलाब आ सकता है हमारे पंजाब। देखें, हम लोग आज मैं और आप बैठे हैं तो शायद कोई बात सुनने वाला हंसे कि ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या इस मुल्क में 1960 से 70 तक सनती इनकलाब नहीं आया? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या कहते हैं, वो यही तो था। यही लोग थे ना, मेरे जैसे, आप जैसे। अगर यही इंडस्ट्रियलिस्ट, यही वो लोग पाकिस्तानी यहाँ पे रह के वो उसको कर सकते हैं, पॉलिसी जैसी बना सकते हैं, तो हम आगे क्यों नहीं कर सकते? इसलिए हमें अपनी गलतियों से सीखना है, दुनिया के तजर्बात से भी सीखना है और उसके मुताबिक चल के आगे चलना है। ठीक है, इंडस्ट्री से ज़रा हट के बात कर लेते हैं। आपके पास फूड का भी जो है वो चार्ज है, उसके भी सेक्रेटरी हैं और वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो इशू है, जो ये वो चीज़ है जो डायरेक्टली हमारी सेहत को मुतासर करती है और डायरेक्टली हमारी सेहत पे असरअंदाज होती है। कुछ गुज़िश्ता दिनों पहले आपने फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर का भी विज़िट किया, जहाँ पे डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जवेद साहब ने आपको प्रॉपर गाइड भी किया और सारी ब्रीफिंग भी दी। आप क्या समझते हैं कि हमारे जो यहाँ पे फूड के मेयार को जाँचने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो स्टेट ऑफ द आर्ट है? ठीक है,
बहुत मैं आज भी समझता हूँ कि ये पंजाब फूड अथॉरिटी एक ऐसा महकमा बनाया गया है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और तमाम लोगों के लिए कर रहा है। आप मेरी सेहत, आपकी सेहत, हमारे बच्चों की सेहत या आने वालों की सेहत जो है ना, क्वालिटी ऑफ फूड में मिलावट में है, और ये पंजाब फूड अथॉरिटी वही काम कर रहा है। आसिम जवेद जो इसके एमडी हैं, मेरे साथ एमडी पिसिक भी रहे हुए हैं, डीजी हैं आजकल फूड अथॉरिटी के, तो बहुत अग्रेसिव और अच्छा काम, मेहनती काम करने वाला है। तो पंजाब फूड अथॉरिटी जितना अच्छा काम कर रही है, ये मेरी बड़ी खुशी की बात है। अभी आपने कल ही देखा होगा कि 25,000 लीटर दूध, एक गांव है यहाँ गजुमता, और वहाँ के अंदर वो मिक्स कर रहे थे घी डाल के और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल के दूध बना कर वो सप्लाई कर रहे थे। अगर ऐसी चीज़ हमारी बाज़ारों में या हमारे बच्चों पियेंगे तो वो उनकी सेहत को ख़राब ही होंगी ना। तो ये फूड अथॉरिटी जो है इतना अच्छा काम कर रही है, चाहे वो दूध के लिए हो, चाहे मीट के लिए हो, चाहे कोई और खाने पीने की चीज़ें हों, क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें तो कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं। दूध का एक बड़ा इशू है और बड़ा सीरियस इशू है, तो खालिस दूध के लिए पंजाब में, स्पेशली लाहौर में, क्योंकि लाहौर सबसे बड़ा जो शहर है पंजाब का, तो कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट कोई किए गए हैं, कोई चेकिंग वगैरह, कोई इस तरह के इंतजाम? ये ना, ये तजर्बे की बातें हो जाती हैं इनको, क्योंकि आप 2015 से काम कर रहे हैं, 10 साल के करीब होने लगे हैं इनको पता चल गया है कि कहाँ से लोग आते हैं, कौन कौन से रूट से आते हैं। तो 5 इन्होंने पॉइंट रखे हुए हैं। अब मैं नाम नहीं बताता था कि लोगों जो है उनको नाम बता दें। हाँ, तो 5 उन्होंने प्लेसेस रखी हुई हैं, और वो इस तरह के जो है ना सोर्स रिपोर्ट भी आती हैं, तो इस तरह वो छापे वगैरह मारते हैं। और दूध के ऊपर, और ये सीएम साहबा का भी बड़ा इनिशिएटिव था ये लास्ट 6 मंथ्स में कि इसके ऊपर फोकस करें। उस वक्त मैं फूड में नहीं था, लेकिन मैंने सुना था और मैं मीटिंग में भी बैठा हुआ था। तो फूड के लिए जो है ये पंजाब फूड अथॉरिटी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, पंजाब फूड अथॉरिटी के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो 7 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। क्या इनकी ट्रेनिंग और कम से कम माहाना बुनियादों पर इनको तरबियती वर्कशॉप्स वगैरह भी ज़रूरी हैं? तो इस हवाले से कोई मैकेनिज्म बनाया गया है? देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो अब आपने तंदूर पे रोटी लेने जाते हैं, मैं भी जाता रहा हूँ, आप भी शायद जाते होंगे, या आपके भाई वगैरह जाते होंगे, तो देखें वो नाखून बड़े हुए हैं, ठीक है, बाल हैं, अगर आपने ऊपर वो ग्रीन वो नहीं पहनी हुई कैप, तो आपके बाल उसके अंदर आटे में गिर जाए, तो पसीना है आया है गर्मी की वजह से वो आ जाए, तो ये सारी सेफ गार्ड्स है ना। तो ये किसने कंट्रोल करना है? ये फूड अथॉरिटी ने करना है। लेकिन फूड अथॉरिटी तो रेगुलेशन है, रेगुलेशन से पहले आपने इनको इन्फॉर्मेशन भी देनी है, उनको गाइड भी करना है कि यार ये तदाबीर हैं, ये आप हल करें। उसके लिए क्या जरूरत है? कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसे ट्रेनिंग कहते हैं। तो इनको ना 3 किस्म की ट्रेनिंग रखी हुई है। एक मैनेजर्स की जो नंबर 3 कैटेगरी की होती है, फिर ग्रेड 2 और ग्रेड 1। ग्रेड 1 जो है वो आम जो काम करने वाले हैं, ग्रेड 2 उनके ऊपर सुपरवाइजरी हैं, और ग्रेड 3 जो होते हैं मैनेजर्स हैं। तो इनको बाकायदा ये ट्रेनिंग करते हैं, और इनको ना इनका KPIs बने हुए हैं। KPI से मुराद है कि जनरल मैनेजर या RD जो इनका है ना, फर्ज करें हर डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है, उसको टारगेट दिया गया कि आपने इतनी इंस्पेक्शन करनी, इतनी ट्रेनिंग्स भी करवानी है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेगुलेशन जरूर करें, लेकिन आप कैपेसिटी बिल्डिंग भी तो करें ना। उन लोगों को पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हमने क्या करना है। वो जाएं, छापा मारेंगे, पैसे फाइन भर देंगे, फिर वो काम शुरू कर देंगे। तो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, ताकि वो जो छापे या वो जो रेगुलेशन वाली चीज़ है उससे कम हो जाए। ट्रेनिंग से इम्प्रूवमेंट आती है। और ये जो 3 ग्रेड्स हैं इनके, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ये इसमें ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। 5000 के करीब इन्होंने मुझे बताया था जो ये ट्रेनिंग अभी अगले 2 महीने में करवाएंगे। एहसान साहब, फूड इंडस्ट्री से मुतल्लिका कवानीन की आम मार्केट में पासदारी के हवाले से कुछ किया जा रहा है? क्योंकि पंजाब इस वक्त आपको पता है सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से जो है वो सूबा है, तो मेयारी खुराक की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है यहाँ। हाँ जी, देखें, ये एक तो होता कानून बना हुआ, एक्ट सारे बने हुए हैं, असल चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन। एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि फ़र्ज़ करें होटल है, होटल के अंदर लिखा हुआ है कि आपने ये चीज़ें करनी है कमरे की सफाई के लिए, या फिर किचन के लिए, या आपके वेटर हैं या जो आपको बता रहे हैं उनकी ये सफाई, और उन्होंने दस्ताने पहनने हैं या ग्लव पहन के साथ आपने बालों पे ये रखना है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको इम्प्लीमेंट किसने करना है? इम्प्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटी जब बनी है, तो उसको हमने कहा कि आप रेगुलेशन के साथ पहले उनको ट्रेन करें, इंटीमेशन करें। ये जो सर्कुलर या जो पोस्टर हैं, बैनर हैं, ये आप उधर चस्पा करें, उन्हें बताएं ये आपकी रिक्वायरमेंट है। पहले आप इसको पूरी आप इंटीमेट कर दें, फिर उसके बाद रेगुलेशन पे जाएं। तो ये पंजाब फूड अथॉरिटी इसके ऊपर बहुत सारा काम कर रही है। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों एक अहम इजलास में वर्कर्स को फूड सेफ्टी के हवाले से तमाम अजला में
जो है वो शौरी मुहिम शुरू करने की जो है वो हिदायत की गई है, तो इस हवाले से बताएं कि कहाँ तक ये जो है काम पहुंचा। मैडम साहब ये चूंकि आपने बात की ना वर्कर्स को, तो इन्होंने फूड अथॉरिटी ने, जब मैंने ग्रेड 1 ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की बात की है, ग्रेड 1 और 2 वर्कर्स के लिए है, 3 सुपरवाइजरी मैनेजर्स के लिए है, तो वो उन्होंने हर जिले को टारगेट दिया हुआ है। कम से कम फर्ज करें जो आपने बताया ना कि 7 लाख से ज़्यादा फूड ये बने हुए हैं पूरे पंजाब के अंदर, तो इन्होंने टारगेट दिया हुआ हर जिले में आपने इतनी थी इनको ट्रेनिंग करानी है, फिर रेगुलेशन भी साथ करें। अच्छा, अब ये ट्रेनिंग तो हम वर्कर्स के लिए कर रहे हैं, तो क्या आम आवाम को नहीं हमने बताना? ये भी तो चीज़ है ना। आम आवाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, वो है हमारे बच्चे, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़। अब ये स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को किस्सा बताएंगे फूड, वो तो बिजनेस के अंदर नहीं है, वो तो अभी सीख रहे हैं, तो उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये फूड अथॉरिटी वालों के डीजी और ये बाकी जो टीम है, इनको बकायदा एक अवेयरनेस कैंपेन ना सिर्फ फीमेल की कॉलेजेस के लिए, बच्चों के लिए, बल्कि मेल के लिए भी। अब ये इनके ना ये होते हैं जो इनके पास सुपरवाइजर होते हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर, तो ये बच्चों के, अब मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, आप भी पढ़ते हो जब, उस वक्त बकायदा हर हफ्ते में ना एक आता था हेल्थ डिपार्टमेंट का, अब ये फूड अथॉरिटी के पास आ गया है, तो वो बकायदा आपके नाखून चेक करता था, आपकी कटिंग चेक करता था, बाल लंबे हों जो टीचर काट देता सी। हमारा मुल्क चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे हम एज ए नेशन हो, नर्सरी आपकी स्कूल है, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, जब तक आपकी एजुकेशन जो है ना इसके ऊपर फोकस नहीं करेगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, एक और जो तब तक नहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये है कि स्कूल और कॉलेजेस, बच्चे हमारे बड़े नाजुक होते हैं, और जैसे कि सीएम साहिबा का भी बच्चों की न्यूट्रिशन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो फूड अथॉरिटी के क्या ये इख्तियारात में है कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस की कैंटीन्स हैं उनको भी देखा जाए कि क्या वो मियारी खाना और फूड जो है वो सेल कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये फूड अथॉरिटी का ये वन ऑफ द मेजर इनका जो है ना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंटीन जो है स्कूलों में, कॉलेजों में, वो ये जाके चेक करते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। जहाँ सीएम साहबा की आपने बात की, उन्होंने देखे ना वो 3 साउथ के डिस्ट्रिक्ट में फ्री मिल्क वाला भी एक मनसूबा शुरू किया है बच्चों को देने के लिए, कि स्टंट बच्चे हैं या इस तरह के कमज़ोर बच्चे हैं उनको ये दें। तो ये फूड अथॉरिटी ने ना ये जो इनको जो कंटीन में चीज़ें मिल रही हैं या बाकी जो दुकान में चीज़ें हैं, उनकी जिम्मेदारी और ये इनके लिए लाजमी है वहाँ पे जाके चेक करना और जो ख़राब चीज़ें हैं उसके ऊपर एक्शन लेना। ठीक है सर, प्रोग्राम के एंड पे, क्योंकि आपके पास 2 बड़ी अहम जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, जो सनतकार आपको देख रहे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि आपको पता है स्टेट चैनल है तो पूरी दुनिया में देखा जाता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से उनका एतमाद बहाल करना चाहेंगे कि वो आएँ और पाकिस्तान में नई इंडस्ट्री लगाएं, और जो सनतकार इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और कोविड की सिचुएशन में या गुज़िश्ता अदवार में हुकूमतों के जो अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद कर चुके हैं या यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनका भी एतमाद जो है वो बहाल हो? और इसके साथ एंड में एक और मैसेज, क्योंकि फूड की भी आपके पास है, तो जो अवाम है, क्यों जैसे हमने बात भी की है कि अवाम का जो मेन जो किरदार है इसमें अवाम का भी है कि उन्होंने अपने बच्चों को या किस तरह सेफ्टी का जो है वो ख्याल रखना है, तो क्या दोनों जी पहले फूड के हवाले से बात कर लेते हैं। देखें, सेफ्टी जो हमारी ग़िज़ा है, जिसमें चाहे दूध हो या बाकी चीज़ें हों, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो मिलावट करते हैं। तो ये आवाम को बताना, उनके बच्चों को बताना, उनके स्कूल के बच्चे टीचरों को इंटीमेट करना कि ये इसमें क्या रिक्वायरमेंट है और आपने कैसे करना है, हाइजीन को कैसे आपने करना है, तो ये फूड अथॉरिटी का काम है और ये करते रहेंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज़, आप इंडस्ट्रीज़ की बात की, इंडस्ट्रीज़ में जिस तरह आपने कहा ये गारमेंट्स जस्ट आगाज़ है, स्टार्टिंग पॉइंट है कि भाई अगर ये 6-7 महकमे मिलके एक ऐसा इनिशिएटिव लेके आ सकते हैं जिसमें इनपुट भी आपकी लो हो जाएंगे सोलर एनर्जी की वजह से, आपको उसकी लेबर भी मिल रही है, आपको फॉरेस्टेशन भी मिल रही है, स्मोक वगैरह या पोल्यूशन से बचने के लिए आपको लेबर कानूनी भी वहाँ पे मिल रही है। 5 चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो ये इन्वेस्टर्स को या हमारे बिजनेसमैन को एक मैसेज दिया जा रहा है ना। ये देखें, ये बिजनेसमैन भी हमारे जैसे पाकिस्तानी हैं, वो वहाँ पे काम करेंगे जहाँ पर उनको सर्टेनिटी हो, पॉलिसी जो है कंटिन्यूटी हो, तो वो समझेंगे कि ये हमारे लिए बेहतरी कर रहे हैं, चाहे वो फेडमिक फैसलाबाद में हो, सियालकोट में हो या लाहौर में हो। तो मैं आपको ये आपके प्रोग्राम के तवज्जो से देना चाहता हूँ कि हम आपके सुनने के लिए तैयार हैं। आपसे स्टेक होल्डर हम बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं चैम्बर के साथ मिलके, चैम्बर के लोग हमें बड़े अच्छे मशवरे देते हैं, उनके मशवरे के साथ ही हम आगे चलेंगे। तो इनकी बात भी सुने, अपनी भी उनसे बताएं और जो हमें वो गाइड करें वो ज़रूर करें। आपके प्रोग्राम की तरफ से आखिरी बात कहूँगा, आपने वो सवाल नहीं पूछा लेकिन मेरे दिल के करीब इसलिए बताऊँगा, वो है हेरिटेज प्लेसेस। सेक्रेटरी टूरिज्म में रहा हूँ, इसलिए मुझे ना बहुत ज़्यादा ये लाहौर के अलावा पूरे पंजाब की हेरिटेज प्लेसेस, गिलगित में मैं रहा तो होम सेक्रेटरी के तौर पे मुझे पता था। तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में 2 हेरिटेज प्लेसेस हैं, मेरी आपसे वसत है कभी उधर ज़रूर विजिट करें। एक हमारा पुंछ हाउस 1849 की बिल्डिंग है, जो लॉरेंस गार्डन आपने नाम सुना है ना,
जिसे बागी जना कहते हैं, तो सर लॉरेंस ने बनाया था वो 1849 में। और उसके बाद वो देखें वो का चीफ जस्टिस की राइश का भी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भगत सिंह का ट्रायल वहाँ पे हुआ। भगत सिंह आज़ादी का लीडर 1931 में। तो इस बिल्डिंग को हमने रिस्टोर किया, प्रिजर्व किया ओरिजिनल हालत के ऊपर, और वही ऊंचे ऊंचे बरामदे देखेंगे, लोअर्स देखेंगे आप, बेसमेंट देखेंगे आप, लकड़ी का काम देखेंगे, तो आप हैरान होंगे कि यार इतनी अच्छी बिल्डिंग को, हेरिटेज प्लेस को आपने रिस्टोर किया है। ये मेरा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से है कि हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर आर लिविंग नेशंस आर ओनली दोज हु प्रिजर्व नॉट ओनली द हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज बट आल्सो प्रमोट देयर कल्चर एंड हिस्ट्री। तो ये ज़रूर करें। एक मैंने पूंछ हाउस बताया है, दूसरा हमारा सर शादीलाल बिल्डिंग है, ये GCT लिटन रोड में हमारा कॉलेज है बच्चियों का, उसके अंदर 1909 की बिल्डिंग है। सर शादीलाल वाज द फर्स्ट लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ दिस ओरिजिन, यानी कि इस धरती के पहले चीफ जस्टिस थे सर शादीलाल 1920 से 1934 तक। सेकेंडली इस बिल्डिंग में वो हमारे जो शहीद हैं, इल्मदीन शहीद सारे जानते हैं, इनका भी ट्रायल हुआ है। तो इतनी तारीखी इमारत हो और हमारे बच्चों को ना पता हो, इसलिए हमने उसको कंजर्व किया है, प्रोटेक्ट किया है। और एल्यूमिनेशन के साथ जो है ना, रात के टाइम एल्यूमिनेशन भी होती है, बहुत खूबसूरत लगती है। और TDCP वालों को मिलकर हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सैटरडे और संडे को जब वो ऑफ होता है बच्चियों का कॉलेज, तो उनको विजिटर के लिए भी खोला है, डबल डेकर बस उधर लेके जाती है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त जो भी सनतकार या जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, वो देख रहे हैं, तो उनको यही मैसेज होगा कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल की कमी नहीं है, और वसाइल के साथ साथ यहाँ पे जो लेबर फोर्स है, ये समझ लें कि सोने पे सुहागा है। तो आप आएँ और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। जैसे हुकूमत का तसलसल चल रहा है और जो हुकूमत ने प्लान्स बनाए हैं, डेफिनेटली अगर आपको प्रॉफिट होगा तो पाकिस्तान की मईशत भी स्ट्रॉन्ग होगी। आप आएँ और अपने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, क्योंकि दुनिया भर में कहीं पे भी चले जाएं, जो सुकून, जो इज़्ज़त और जो वक़ार आपको पाकिस्तान में मिलता है, वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलता। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।